हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आपकी आज की क्लास भाषा हिंदी यानी लैंग्वेज हिंदी की प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 यूटेट का होने वाला है। आपकी आज की क्लास लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड हिंदी दोनों की होने वाली है, जो कि उत्तराखंड टेट प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आपका एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को है। उससे पहले आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख कर जाइए, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों के लिए, जो कि आपकी हिंदी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भाषा तो अनुच्छेद 343 में दी गई है, लेकिन पूछा गया है कि हिंदी को विकसित करने का निर्देश, तो ये आपके दिया गया है 351 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है। मुंशी सदासुखलाल प्रेम सागर ये पुस्तक और उनके लेखक दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो मुंशी सदासुखलाल प्रेम सागर ये इनकी नहीं है। लल्लू जी लाल सुखसागर ये भी इनकी नहीं है। सदल मिश्र प्रेमचंद्र ये भी नहीं है। इंसान अल्लाह खां रानी केत की कहानी ये बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए में चा ता टा ठा खा खा या पा फा। ठीक है, तो आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन 4 का सही आंसर हो जाएगा सी, खा और घा। ठीक है, तो महाप्राण आपको पता होगा, दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वो महाप्राण, पहला तीसरा और पांचवा जो अल्पप्राण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है कि वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है। उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, अलुक या पादी। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ठीक है, तो वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, आपको बताना है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो करोड़ का, शांत का, अद्भुत या वीर का। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा शांत। ठीक है, 36 की तरफ चलते हैं। द्रग उर्जत टूटट कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत, इस पद में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ठीक है, विशेषोक्ति, विभावना, असंगति या विरोधाभास। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा अतिसंगति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है। तो आपने वाच्य पढ़े होंगे, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वह दिन भर सोता रहा, लता से पत्र नहीं पढ़ा गया, दिनेश ने अच्छा खेल खेला और मुझसे बोला ही नहीं गया। तो आपको बताना है कि कर्मवाच्य पर, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो 37 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, लता से पत्र पढ़ा ही नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ है। गंजे के सिर में सुगंधित तेल लगाना, दान के लिए अयोग्य पात्र, अनपढ़ व्यक्ति के हाथ धन लगना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद लगना। ठीक है, तो ये छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका सही अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति के अच्छा पद मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि कुबिंद का समानार्थी शब्द बताइए। तो आपको बताना है कि कुबिंद का समानार्थी शब्द क्या है। माली, दर्जी, जुलाहा या कुमार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जुलाहा। कुबिंद का समानार्थी शब्द हो जाएगा जुलाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार का नाम बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल, श्यामलाल पार्षद, गोपाल दास नीरज या श्याम नारायण पांडे। आपको बताना है कि झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है। तो ये है श्यामलाल पार्षद। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विद्यापति की पदावली किस भाषा में। आपको बताना है कि विद्यापति की जो पदावली है वो किस भाषा में है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी या ब्रजभाषा में। ठीक है, तो विद्यापति की पदावली जो है वो है मैथिली भाषा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जाएगी पास बता, उस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है।
आपको एक पंक्ति दी गई है, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जाएगी पास बता। उस पंक्ति आपको बताना है कि काव्य कौन सा है। ठीक है, काव्य दोष कौन सा है, तो वचन दोष, कारक दोष, संधि दोष या प्रत्यय दोष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें प्रत्यय दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 है, काव्य में अलंकार संप्रदाय का अति प्रवर्तक किसे माना जाता है। आपको बताना है कि काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है, आचार्य विश्वनाथ को, भामा को, भरत मुनि को या आनंदवर्धन को। ठीक है, तो ये भामा को अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक मानते हैं। 43 का बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम बताना है। धर्मवीर भारती, महावीर वर्मा, मनु भंडारी, उपेंद्र नाथ अश्क। आपको बताना है कि अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। ऑप्शन बी आपका ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, न्याय अथर्व को अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उक्त पंक्ति किस काव्य से उद्धृत की गई है। आपको ऊपर एक पंक्ति दी गई है जो आपको बताना है कि किस काव्य से उद्धृत की गई है, यशोधरा, रश्मिरथी, जयद्रथ वध या भारत भारती। ठीक है, तो 45 का आंसर राइट हो जाएगा जयद्रथ वध। जो पंक्ति हैं वो जयद्रथ वध से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, दिया गया हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है निराला, प्रसाद, अज्ञेय या रांगे राघव जी को। ठीक है, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है अज्ञेय जी को। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 47 से 50 तक के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे पदार्थ दिया गया जिसको आपको पढ़ना है। दिया, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप की मतवाली, हे अवाब की चपल बालिके, रील लाट सी खल रेखा, हरी भरी सी धूप दौड़, ओ जलमाया की चल रेखा। ऊपर जो पंक्ति दी गई है आपने पढ़ा है, इनके 47 से 50 तक आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की ब्याली, इस पद में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि जो दी गई ऊपर पंक्ति इसमें कौन सा अलंकार है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा गया है जलमाया की चल रेखा किसे कहा गया है। विश्ववन की ब्याली को, अभाव की चपल बालिका को, चिंता की पहली रेखा को, या ललाट की खल रेखा को। तो आपको बताना है कि जलमाया की चल रेखा, ऊपर आपने गद्यांश पढ़ा, आपने समझ लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंता की पहली रेखा। चिंता की पहली रेखा को जलमाया की चल रेखा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, जलमाया का क्या आशय है। ऊपर आपने गद्यांश पढ़ा, उसमें बताया गया कि जल माया का आशय क्या है, जल का महत्व, मायात्मक संसार, जल तरंग की चंचलता या जल क्रीड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मायात्मक संसार। जल माया का आशय मायात्मक संसार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, उपर्युक्त पद में किस रस की प्रबलता है। ऊपर जो पंक्ति दी गई है उसमें पूछा है कि कौन से रस की प्रबलता है, तो इसमें भयानक रस की प्रबलता पाई गई है। निम्नांकित पदांश को पढ़कर पूछे गए 51 से 54 तक के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, गद्यांश दिया गया जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको उत्तर देना है। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। वेदों में एकेश्वरवाद, उपनिषदों में ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेशवाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है, और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत और व्यापक हो गया। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अति सहायता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता और अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में जीवन संबंधी गहन विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य हम यही बात पाते हैं। सामवेद की मनोहारी रचनाओं से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक हम यही बात पाते हैं कि सामवेद की मनोहारिणी रचनाओं से लेकर सूर तथा मीरा की सरस रचनाओं तथा सर्वत्र परोक्ष भावनाओं की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता दिखाई देती है। इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ है कि साहित्य में उच्च भावनाएं जो प्रचुरता से भरी हुई है, किंतु ऐतिहासिक जीवन का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ ही कुंठित सी हो गई हैं। ठीक है, तो ऊपर गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं।
पूछा गया है अवतारवाद की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये ली गई है पौराणिक साहित्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से व्यापक होने का मूल कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसलिए कि यह मूलतः जनमानस में प्रतिष्ठित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 है। पूछा गया हमारे साहित्य के लौकिक विचारों की कमी का क्या कारण है। तो पूछा गया आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता, लौकिक पक्ष में अनभिज्ञता, पलायनवादी दृष्टिकोण या बहुमुखी दृष्टिकोण का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। प्राचीन साहित्य में आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता का परिणाम क्या हुआ है। समग्र रूप से हमारा चारित्रिक विकास हुआ, समाज अर्कमण्य हो गया, लौकिक जीवन के चित्रण के अभाव में साहित्य एकांकी हो गया, या साहित्यिक विकास अवरुद्ध हो गया। तो आपको बताना है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लौकिक जीवन के चित्रण के अभाव में साहित्य एकांकी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है। व्यक्तित्व की दक्षता किस विकसित करने का उपयुक्त उपागम है वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभाग, परस्पर संवाद, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहभाग। तो आपको बताना है अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम कौन सा है। तो इसमें इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि छात्रों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता से परिचित कराना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का बोध कराना, राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान का भाव जगाना, छात्रों को देश के विभिन्न भागों से लोगों से संपर्क कराने का योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है। उच्चारण शुद्ध होता है, भाषा ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने लिखने की दक्षता बढ़ती है, समानुकूल बोलने की कला विकसित होती है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 है। पूछा गया व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत प्रणाली सर्वोत्तम है। माफ़ कीजिएगा, इस प्रणाली से व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता है, छात्रों का भाषा बोध बढ़ता है। पूछा गया कि सर्वोत्तम क्या है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भाषा और उसके साहित्य में अंतर होता है, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना भाषा और उसके साहित्य में चोली दामन का साथ है, शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं है। आपको बताना कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60 है। कहानी का प्राण तत्व क्या है। कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन या संवेदनशीलता। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथा वस्तु। अब हम लोग सेकंड भाषा यानी भाषा द्वितीय जो कि हिंदी है, कुछ लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती है, कुछ की सेकंड होती है। तो भाषा द्वितीय जिन्होंने हिंदी चुनी उसके लिए 2019 प्रीवियस ईयर उत्तराखंड टेट का पेपर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिया गया निम्नांकित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्न 61 से 64 के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया 21वीं सदी की दस्तक के साथ अपने देश और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जनसंचार माध्यमों का क्षितिज बहुत बढ़ गया है। आज जनसंचार माध्यमों का अर्थ केवल शब्द संचार माध्यम नहीं रह गया है और इससे भी केवल समाचार पत्र नहीं आते, अपितु आज जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रिकाएं और पुस्तकें भी शामिल हो गई हैं। इसके महत्व और उपयोगिता को देखते हुए किसी समय लॉर्ड मैकाले ने इन्हीं चौथी सत्ता का नाम दिया था, लेकिन आज हम इस नए युग में विद्युत माध्यम के द्वारा हुई जनसंचार क्रांति के योगदान को नहीं भुला सकते। विद्युत और कंप्यूटर क्रांति के इस युग को रेडियो, दूरदर्शन जैसे जनसंचार माध्यम लोगों के ड्राइंग रूम में जाकर बिताने लगे हैं। समाचार पत्र क्वेश्चन नंबर 61 है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। समाचार पत्र जनसंचार किस प्रकार का माध्यम है। आपको बताना है दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम है, मुद्रण माध्यम। ठीक है, तो समाचार पत्र को पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रण माध्यम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है। जन समाचार माध्यमों का क्षितिज बढ़ने का क्या आशय है। जनसंचार माध्यमों की संख्यात्मक वृद्धि,
संचार माध्यमों की कौशल वृद्धि, जनसंचार माध्यमों की परस्पर स्पर्धा में वृद्धि, या ऑप्शन डी है जनसंचार माध्यमों का उत्तरदायित्व निर्वहन पूर्वक क्षेत्र विस्तार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जनसंचार माध्यमों का उत्तरदायित्व निर्वहन पूर्वक क्षेत्र विस्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। पूछा गया लॉर्ड मैकाले ने जनसंचार माध्यमों के लिए क्या नाम दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने इसको चौथी सत्ता कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है। पूछा गया है कि कौन सा शब्द तद्भव है? पुस्तक, चौथी, ड्राइंग रूम या बतियाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी। ठीक है, चौथी जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कालिंदी का समानार्थक शब्द बताइए। पूछा गया है कि कालिंदी का समानार्थी शब्द क्या है? विष्णुपदी, भार्गवी, अर्कजा या कामाक्षी। तो कालिंदी का समानार्थी शब्द हो जाएगा अर्कजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है। थाली का बैगन होना इस मुहावरे का सही अर्थ है? बहुत रुचिकर होना, सर्वत्र सुलभ होना, अस्थिर विचार का होना, मनपसंद का होना। तो थाली का बैगन होने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अस्थिर विचार का होना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। भाषा का आधारभूत प्रयोजन है कथन, श्रवण, विश्लेषण या संप्रेषण। पूछा गया कि भाषा का आधारभूत प्रयोजन क्या है? तो ये ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, संप्रेषण। भाषा का आधारभूत प्रयोजन संप्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 68 है। पूछा गया बालकों की शिक्षा भाषा शिक्षण से आरंभ की जाती है क्योंकि भाषा शिक्षण सरल स्रोत है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है, भाषा बालक को सांस्कृतिक करती है, भाषा बालक का बुद्धिवर्धन करती है। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 है। लिखित भाषा के लिए अनिवार्य है लिपि का ज्ञान, अंकों का, बाराखड़ी का या व्याकरण का ज्ञान। ठीक है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा लिपि का ज्ञान। भाषा के लिए अनिवार्य क्या है? लिपि का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 70 है। पूछा गया निम्नांकित व्यंजनों में महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो आपको देखना है घा, छा, ढा या ता। ठीक है, तो महाप्राण प्रीवियस ईयर फर्स्ट लैंग्वेज में आया था, तो उसमें आपको पता है दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यही एक है। ये क्या है? पूछा गया है कहावत है, मुहावरा, किंवदंती है, कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक कहावत है। क्वेश्चन नंबर 72 है। पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की किस प्रकार की अशुद्धि? मैंने मोहन को पुस्तक दिया, इसमें वचन संबंधी, लिंग संबंधी, काल संबंधी या कर्ता कर्म कारक संबंधी पूछा गया। तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि पाएगी। मैंने मोहन को पुस्तक दिया, यहाँ दिया नहीं, ठीक है, या मैंने मोहन को पुस्तक दी, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में विकारी शब्द बताइए। तथापि, पुनः पुनः, मनुष्य या परंतु। 73 का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 74 है। मुझे आज अनेकों काम है। इस वाक्य में व्याकरण की अशुद्धि है संज्ञा संबंधी, विशेषण, क्रिया संबंधी या कर्म संबंधी। पूछा गया है कि मुझे आज अनेकों काम है, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि पाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है। पूछा गया जिस शब्द अथवा शब्दांश के रूप में वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष अथवा काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय, अव्यय, अव्यक्त या विकारी। तो उसको अव्यय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का बी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 माफ़ कीजिएगा। पंकज एक है, एक रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पंकज कैसा शब्द है? ये एक योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है। पूछा गया शब्द के मुख्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति है, क्या है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। ठीक है, तो आपको बताना है, तो 77 का ए आंसर ठीक हो जाएगा, अविधा। अगला क्वेश्चन है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संघटक तत्व है किसके? शब्द शक्ति के, रस के, अलंकार के या छंद के। ठीक है, तो आपको बताना है, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा बी। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये रस के संगठक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पूछा गया पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। चून इस वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। श्लेष अलंकार, यमक,
रूपक, ये उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्लेष अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं थे? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास। तो कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं थे? तो ये नहीं थे, कबीरदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या संपर्क भाषा? ठीक है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ए, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, छाया के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक एक प्रतिनिधि काव्य संकलन है छायावादी कवियों का, प्रगतिवादी कवियों का, प्रयोगवादी या साठोत्तरी कवियों का? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगवादी कवियों का तार सप्तक एक प्रतिनिधि काव्य संकलन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मेरी भव वादा हरो राधा नागर सोए, जा तन की साई परे श्याम हरित दुख होए। उक्त पंक्ति के रचयिता पूछे गए हैं तो सूरदास, बिहारी लाल, मीराबाई या रसकांत? तो आपको बताना है कि उक्त पंक्ति के रचयिता कौन है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा बी, बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, साहित्य की किस विधा में शिक्षण का स्वस्वर वाचन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी, जीवनी, आत्मकथा या संस्मरण? ठीक है। तो बताना है कि किस विधा में शिक्षण का स्वस्वर वाचन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो वो है एकांकी में। ठीक है। 85 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक होती है जिसमें पूछा गया छात्र नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं, छात्र नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आगे दिया गया है, निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 87 से 90 तक के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया, आत्मकथा में ही आत्मज्ञान या स्वज्ञान का विकास संभव है। आत्मभाषा आत्ममुक्ति का साधन है। आत्ममुक्ति का तात्पर्य सोचने, समझने, कहने और सुनने के स्वराज की प्राप्ति से है और यह अपनी भाषा में ही संभव है। भारतीय समाज में विकास की पहली ज़रूरत है कि सोचने, समझने और विभिन्न कार्यों को यह करने के लिए औपनिवेशिक परिवेश से मुक्त मानव मस्तिष्क का विकास, जिसे हमने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण खो दिया है, इसे पुराने ढर्रे पर लाना ही होगा। हालांकि वापसी की यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसे संभव बनाने के लिए हमें आत्मविस्मृति के दंश से निकलना होगा। औपनिवेशिकता की गुलामी में जकड़े देश आमतौर पर आत्मविस्मृति के शिकार हो रहे हैं। उनकी आज़ादी की लड़ाई आत्मविस्मृति से मुक्ति की लड़ाई रही है, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए संघर्ष की लड़ाई रही है। असल में होता यह है कि हमें नीतियाँ अनेक उनके लिए बनानी है और उस समाज का विकास करना है जो अंग्रेज़ नहीं जानता। तब वह तबका अपनी भाषा में सोचते हैं और वही उसकी आकांक्षाओं की भाषा है। ऐसी जनता के लिए नीतियाँ बनाने और सोचने समझने वालों की भाषा अभी भी अंग्रेजी है। ऐसे में विकास का ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक खाई चौड़ी हो जाती है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम जनता की आकांक्षा की भाषा के लिए स्वयं को जोड़ें। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 87, वैचारिक उद्भावना का सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक है। तो पूछा गया है कि वैचारिक उद्भावना का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो राष्ट्रवाद, आत्मभाषा, साहित्य भाषा या अभिजात वर्ग की भाषा? तो गद्यांश में हमने पढ़ा था कि वैचारिक उद्भावना का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, वो आत्मभाषा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, पूछा गया विदेशी परतंत्रता की घातक परिणति क्या है? नैतिक अधःपतन, आर्थिक शोषण, राष्ट्रीय अस्मिता का कुठाराघात या सामाजिक परंपरा का क्षरण? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अस्मिता का कुठाराघात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, आत्मविस्मृति का क्या अभिप्राय है? अपने अस्मिता को भुला देना, अपने आप में खो जाना, सामाजिक परंपराओं में अनभिज्ञता या स्वतः भूल जाने की प्रवृत्ति? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा अपनी अस्मिता को भुला देना आत्मविस्मृति का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आम जनता के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है? प्रचुर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, देश के प्राकृतिक संसाधन, नीति नियंत्रण और आत्म जनता के बीच भाषा एवं चिंतन विषयक साम्य, योजनाओं के क्रियान्वयन में तत्परता। ठीक है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नीति नियंत्रण और आम जनता के बीच भाषा का चिंतन विषयक साम्य। तो ये थे प्रीवियस ईयर 2019
उत्तराखंड टेट में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और हिंदी लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है।